और मैं अब 72वें साल में चल रहा हूँ। मैं लैंडलेस परिवार में पैदा हुआ। 4 रुपए की बाल मजदूरी मैंने कर रखी है। मैं 8 किलोमीटर पैदल जाए, 9th क्लास में जाके हमें साइकिल मिला था। एजुकेशन की अगर हम बात कर लें तो एजुकेशन में आपने जाए कहाँ तक जाए? 15 साल तक मैंने बैलों का हल जोता। मैंने अपना भट्ठा बिछा लिया और उस भट्ठे से मैंने फिर 5 भट्ठे लगाए, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र से MP बना था उससे बिफोर। कभी भी मंदिर में, हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं। हमारे गांव में तो एक खेड़ा था, वो भी मिट्टी का था। स्वागत है आपका GD न्यूज़ के साथ। किससे एक उस सफल व्यक्ति के जिसने शुरुआत एक निम्न स्तर से, छोटे स्तर से की है और वो उसने विराट वृक्ष की तरह जो है अपना आपको जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यूँ कहा जाए किससे GD न्यूज़ के साथ आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व जुड़ चुके हैं वो हरियाणा के ज़िला अम्बाला के गांव छोटी रिश्योर निवासी बाबूराम सैनी माता फुल्लो सैनी देवी के आंगन में पलने वाले 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर के, या यूँ कहा जाए कि उनकी बड़ी बहन, उसके बाद के जो बेटे हैं उनके विषय में वो ना केवल उन्होंने शुरुआत अपनी साइकिल से पगडंडों का रास्ता नाप कर स्कूल कॉलेज तक की, वे एक सफल उद्योगपति उद्यमी भी बने हैं। LPG सिलेंडर जो घर में जाए, गैस चूल्हा गैस जिसको माना जाता है, उस सिलेंडर के निर्माता एक बड़े इंडस्ट्री हैं। उन्होंने न केवल ग्राम प्रधानी, विधायक, मंत्री और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भी आवाज़, जनता की आवाज़ बनने का कार्य किया है। जी हाँ, आज हमारे साथ में किससे GD न्यूज़ के साथ में जो है राजकुमार सैनी, सुप्रीमो हैं आप लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के। जीवन यात्रा की बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इनसे कि यह शुरुआत इनकी कहाँ से हुई है और जिस रास्ते से, जिस मुकाम को इन्होंने हासिल किया है उसमें किस तरह की दिक्कतें इनके सामने आई हैं और सफलता में इनका सहयोग किसका रहा है। जी राजकुमार सैनी जी, किससे GD न्यूज़ के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी GD न्यूज़ के दर्शकों को मेरा प्रणाम। राजकुमार सैनी जी, अभी जीवन चल रहा है, 70वां बसंत आप जो है जीवन का जो है बड़े आनंद के साथ बिता रहे हैं और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के आप सुप्रीमो बन चुके हैं और विरोधा वाली आपने हमेशा राजनीति करते हुए एक लंबा रोचा मुकाम हासिल किया है। जीवन की यात्रा आपकी शुरू कहाँ से हुई है, थोड़ा पता है, दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं। मित्रों, मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूँगा कि जीवन से कुछ सीख मिलती है और किसी के जीवन से किसी को प्रेरणा भी मिल जाती है। मैं सबसे पहले तो एक ही बात कहूँगा कि हमारे परिवार में लगभग पिछली 6-7 पीढ़ियों से बाबा के पिता, पिता के उसके पिता, बिलो 60 सभी चले गए। 60 साल से ऊपर कोई बड़ा बुजुर्ग जो परिवार में मुखिया होता था वो इत्तेफाक से चलता गया। और ये लोग कहते भी थे कि आपके तो परिवार को शराफ है और ये तो 7 पीढ़ियों तक ऐसे ही चलेगा। मेरे से 6 पीढ़ियाँ और 7वीं पीढ़ी में मैं हूँ और मेरी पीढ़ी तक भी लोगों ने कहा हुआ था कि वे मुखिया तो जाएगा। लेकिन मैं उस शराफ वाले लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि मैंने उनका शराफ आउट कर दिया और मैं अब 72वें साल में चल रहा हूं और मेरे बाप दादा सभी बिलो 60 चले गए। 72 साल के जवान हैं अभी आप। और 72 साल में भी मैं ये ऐसी विल रखता हूं कि लोग न जाने 70 साल में मेरे को ऐसा कहने लग जाते हैं, बोले जी अब उम्र तो होली। भाई कहे मैं उम्र होली, ये तो बताओ कि मेरे दांत, मेरी आँख, मेरे कान, पहले मेरे चश्मा लगा करके, मैं आज से 15 साल पहले चश्मा लगा के पढ़ता था। अब आप अखबार की कोई पेपर मेरे के सामने करो तो मेरी आँखें, मेरे कान, मेरी जुबान सभी तो एकदम से ठीक हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, मैं लैंडलेस परिवार में पैदा हुआ। 4 रुपए की बाल मजदूरी मैंने कर रखी है। लकड़ी काटने वालों के पास
छोटी छोटी वो कट पीस बोरियों में भर के दिया करते थे। एक बोरी का 1 रुपया और 4 बोरी हम दिन में भरते थे तो 4 रुपया, ये बाल मजदूरी। जब स्कूल में जाने लगे तब घर से 10 पैसे की फीस, 1.5 अन्ना बोलते थे, 10 पैसे की फीस कभी घर से कभी मिलती थी तो कई बार बिल्कुल ही मतलब जो है ना लाला की बही में लिखी जाती थी और लाला से 2 रुपये सैकड़े के सूद पर 10 पैसे भी लिए जाते थे। उस स्थिति से हमें बाहर निकलने का मौका लगा। बस इतना कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा हष्ट-पुष्ट था और अपने पिताजी मेरे 55-56 साल की एज में चले गए। उससे पहले वो अस्थमा के पेशेंट थे और मुझे मजबूरी में जब रोटी लेकर के उनके खेत में जाता था तो 7 साल की एज में मैं हल बा देता था। करीब एक आधा कनाल मैं हल जोत देता था, इतना वो रोटी खाते थे और फिर मैं स्कूल जाता था। 8 किलोमीटर तक रोज़ पैदल जाना स्कूल में। और प्राइमरी शिक्षा हमें पड़ोस के एक स्कूल में गए 3 किलोमीटर, और फिर जो मैट्रिक शिक्षा हासिल की तो उस वक्त तो हमें 8 किलोमीटर पैदल जाए। 9th क्लास में जाके हमें साइकिल मिला था। बस इतना कह सकता हूँ कि शिक्षा के भले हमारी मेरिट ना आई हो, 2nd डिवीज़न रही हो बहुत बार या 3rd डिवीज़न रही हो, लेकिन कभी फेल नहीं हुए। जब तक पढ़ाई की जब तक फेल नहीं हुए। और उस पढ़ाई में हमें बचपन में गांव के लोगों के बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठने का बड़ा शौक़ था और उनकी बातें कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक़ था। और ये भी था साथ साथ में कि अपने घर परिवार की हालत, माली हालत कमज़ोर होने की वजह से घास खोद के लाना या किसी से काट के लाना, सरकंडा काट के लाना, अपने 4-4, 6-6 भैंसों से दूध अपने घर में होता था, इसलिए इससे ठीक बरकरार है अभी भी। तो इस आगे शिक्षा की आपने बात बताई, इस एजुकेशन की अगर हम बात कर लें तो एजुकेशन में आपने जाए कहाँ तक जाए? मैंने प्राइमरी स्कूल हमीदपुर से और मिडिल और मैट्रिक स्कूल में मैं नारायणगढ़ में, और हायर एजुकेशन में एसएजन कॉलेज अम्बाला से और डीएवी कॉलेज सढौरा से मैंने अपनी शिक्षा पूरी की। और इतना मैं कह सकता हूँ कि मुझे गांव की पंचायत में छोटे बचपन से, जब मैं 21-22 साल का था तो मैं पंच रहा, सरपंच रहा, ब्लॉक समिति में रहा, जिला परिषद में रहा, एमएलए भी बना, मंत्री बना, एमपी भी बना। और इसी प्रकार से जब घर की आजीविका चलाने की बात थी तो सारे भाई बहन, अभी पिताजी के देहांत के बाद एक बड़ी बहन की शादी हुई थी और खुद मेरी शादी हुई थी। उसके बाद सभी शादियां करने का, पढ़ाने का वो जिम्मा भी हमारा था। लेकिन इतना कह सकते हैं कि 62 में रियासतें टूटी, हमारे को ज़मीन अलाट हुई सन 62 में नाहन वाले राजा की। और वो ज़मीन जो है ना हमें दोबारा से जब उसको सरप्लस से लेना पड़ा। और इसी पोजीशन से हमारी ये पोजीशन रही कि 15 साल तक मैंने बैलों का हल जोता। और अपनी क्वालिफिकेशन जब स्कूल कॉलेज में जाते थे, अम्बाला में रहते हुए 1 साल ज़रूर आउट रहा मैं, लेकिन जब सढौरा में होता था तो खेत में किताबें आगे टिबल पे ही उतरती थी और वहीं से बैल जोत करके पूरी रात हल जोत करके पिताजी ने 10वीं के बाद जवाब दे दिया ना कि मैं नहीं पढ़ा सकता। तो मैंने कहा नौकर को हटा देते हैं और मैं नौकर का काम मैं खुद करूँगा। रात और दिन हल जोतना, फिर कॉलेज भी 16 किलोमीटर स्कूल साइकिल चला के जाना। तो काफ़ी कठिन परिस्थितियों से इस सफ़र में हमें 15 साल हल जोतने के पश्चात जब अपने पिताजी गए तो उस स्थिति में हमें एक हल जोतते जोतते एक ट्रैक्टर लिया और उस ट्रैक्टर से भाड़ा कर करके फिर 10-15, 8, 6-7 हमने ट्रैक्टर बनाए, फिर गाड़ियाँ ली। तो इस प्रकार से आगे थोड़ा बढ़ने का, अपने गरीबी से निकलने का मौका लगा। गाड़ियाँ लेकर के फिर सारे देश का भ्रमण किया, देखा कि हम तो बहुत अच्छी जगह पैदा हुए, पूरे देश में तो अति गरीबी है। और उस गरीबी में देख करके मुझे एक बार राजस्थान जाने का मौका मिला गाड़ी से। वहाँ झुंड के झुंड जब गौवां के चारे की भूख और पानी की कमी में मर रहे थे, तो यहाँ अपने
ज्वार भिजवा करके वहाँ हर रोज़ एक ट्रक चारे का भेजना। हालांकि उसमें सरकार सब्सिडी के तौर पर हमारे को 150 रुपये देती भी थी, लेकिन उन पशुओं के लिए सेवा करने का मौका मिला। क्या पता उनके मतलब प्रताप से या कैसे भी करके हमें मौका मिला राजनीतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे आगे बढ़ने का। फिर हमने एक आड़त की दुकान सन 80 में खोल ली, और 80 में आड़त की दुकान खोलने के बाद फिर शेलर लगाया, भट्टे लगाए, पोल्ट्री लगाया, फिर साथ साथ में फैक्ट्री का भी काम और भट्टे का भी काम मैं देखता था और पॉलिटिक्स भी करता था। और जब गांव के मैं ब्लॉक समिति के बाद मुझे जिला परिषद सन 94 में बढ़ने का मौका मिला, तो उसी बीच बंसीलाल कांग्रेस से अलग होकर के एक राजनीतिक पार्टी उन्होंने बनाई। तो उस पार्टी में मेरे को तो नहीं टिकट दे रहा था, लेकिन मेरी पकड़ अच्छी थी जनता में और मैंने जो 2 जलसे किए, तो उस वजह से मजबूरी में बंसीलाल को मुझे टिकट देना पड़ा। हालांकि मेरे को जवाब दे के गए थे कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन जनता की पकड़ ने मुझे विधायक बनाया 1996 में। 97 में इसी उठा पटक में बंसीलाल को मेरी आदत थी कि जो सच बात है वो ज़रूर कहनी है, लेकिन वो किसी की सुनना नहीं चाहते थे। और उसने अब ऑफिसर साहबानों को सबको मतलब बोल दिया कि इसका कहना नहीं मानना, जिस वजह से मुझे जो है ना काफ़ी परेशानी आई, क्योंकि लोगों का विधायक के ऊपर काफ़ी नज़रिया होता है। तो फिर उन प्रशासन के लोगों से भी झड़प हुई, और उस झड़प में जनता ने मंच के ऊपर उनको पीट दिया सारे प्रशासन को, जब वहाँ पर किसी जलसे में। तो इस पे मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए बंसीलाल ने प्रेशर बनाया। तो मैंने बंसीलाल को कहा कि मैंने किसी का हाथ नहीं लगाया, जनता ने पीटे हैं और ये जनता का काम सुनना नहीं चाहते। और हाई कोर्ट ने जब संज्ञान लिया कि बताइए, जन विधायकों को लोग जनता पीटती है लेकिन प्रशासन पीटा है, इसमें यह बताएं कि जनता आपसे इतनी आक्रोशित क्यों थी। और इसमें मजबूरी में उन अफसर साहबानों को भी मेरे से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। मेरा हिम्मत है कि सच बात को उजागर करना, कहने की हिम्मत रखना। आज भी लोग उस सच को कहने के लिए पूरे हरियाणा के अंदर तांडव करके, लेकिन जबकि मैंने कहा था कि भाई 100% आरक्षण इस देश में चाहिए, काफ़ी पड़ी वहाँ 100% आरक्षण में बताइए मैंने कौन सी जात छोड़ दी। मेरा तो मकसद था कि सभी जातियों को हिस्सा मुताबिक शासन प्रशासन में भागीदारी मिले। और इसी सफ़र में मुझे इतना कहना ज़रूर मिला, जनता का सहयोग मिला। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं भट्टे का काम करता था उस वक्त पंजाब के अंदर उग्रवाद था, और उग्रवाद की स्थिति ऐसी थी कि पूरा पंजाब, वहाँ लेबरों को आतंकवादियों ने मार दिया और सारे भट्टे वहाँ से उजड़ करके चंडीगढ़ जोन में आ गए, जिसमें हमारा भी भट्टा पड़ता था। और यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ कि यहाँ पर इतनी बदहाली छाई कि ले लो ईंट जब हुई, तो मुझे अपने भट्टे को बचाने के लिए हर रोज़ शिमला जाना, 150 किलोमीटर मोटरसाइकिल से, शिमला से वापस आके भट्टा देखना, फिर अपने घर पे जाना। हर रोज़ 4 गाड़ियाँ यहाँ से लोड करके शिमला उतरवानी, फिर उनके पैसे इकट्ठे करने, वो बेचनी, और आके शाम को भट्टा, सुबह जाते हुए भट्टा देखना और वापसी आके फिर देखना। तो रोज़ाना शिमला जाना, रोज़ाना 150 किलोमीटर वापस आना। और ये संघर्ष से मैंने अपना भट्टा बिछा लिया, और उस भट्टे से मैंने फिर 5 भट्टे लगाए। उन भट्टों की ईंटों से फिर मैंने पोल्ट्री लगाया। आज एक बड़ी इंडस्ट्री के सफ़र में मैं कह सकता हूँ हम पूरे इंडिया के हर चौथे सिलेंडर के मैन्युफैक्चरर हैं। जो एलपीजी सिलेंडर साबू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का बनाया हुआ है, जिनकी एक यूनिट छत्तीसगढ़ में है, दो यूनिटें काड़ाम में हैं, और बिरला नाम का सरिया और सतलुज नाम का सरिया हमारा लगभग 4-25 स्टेटों में फ्रेंचाइजी है, और 4 जगह मैन्युफैक्चरिंग है।
और बिरला नाम का सरिया हम बनाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया बिकता है। ये बस मैं इतना कह सकता हूँ कि साथ साथ में राजनीति भी की, साथ साथ में कारोबार भी किया। राजनीति को धंधा नहीं बनाया, धंधा खुद किया, अपने परिवार के साथ लोगों का सहयोग देख करके अपने परिवार के बच्चों को, भाइयों को, सभी को सेटल किया। इतना भी जान सकता हूँ कि कभी जब लोग मानसिक गुलामी हमारे से भी करवाते थे, हम भी पूजा पाठ में बड़े पागल थे, लेकिन उस पूजा पाठ से हमें कुछ दिखा नहीं। जो भी मौका मिला वो कर्म से मिला, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो कारोबार है, उसमें काम करना पड़ेगा। मुझे इतना याद है कि जो मैंने यमुनानगर के ऊपर पलहोड़ी गांव में एक इंडस्ट्री लगाई थी, तो उसमें सिर्फ 3 महीने हमारे पास थे। 3 मार्च के अंदर हमने वो फैक्ट्री खड़ी की थी और उस फैक्ट्री की ज़मीन हम नवंबर में लेते हैं, ट्यूबवेल दिसंबर में लगाते हैं और उसके पश्चात कट ऑफ डेट 31 मार्च 2010 थी। 3 महीने के अंदर हमने फैक्ट्री को प्रोडक्शन में लाए। सारी रात, दिन और रात, एक शिफ्ट में मैं और एक में मेरा भाई, सीमेंट भी खुद पिलरों में घोल के डालते थे, सरिया भी बंधवाते थे और रात और दिन करके उस फैक्ट्री को चलाया। आज वो यूनिट जिसमें 500-400 बच्चे काम कर रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ कि आज वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो लगभग जो पोंटा तहसील में स्थित है, वहाँ पर जो है ये एरिया जो था ये बैकवर्ड एरिया है और उस बैकवर्ड एरिया में लोगों को रोजगार देने का जो काम सरकार ने एक नीति बनाई थी कि बैकवर्ड एरिया में इंसेंटिव दिए जाए, वो इंसेंटिव हमें मिले सिर्फ 1.5-2 साल और उसके बाद सरकार बनी तो जीएसटी आ गया। 2014 में हमें उसकी इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिली और 2014 में वो लग करके यूनिट कंप्लीट हुआ। पहले आंशिक तौर पर थोड़ा छोटा था, उसके बाद उसे बड़ा बढ़ा करके 14 में जब उसकी कार्रवाई स्टार्ट हुई तो जीएसटी आ गया 1.5 साल के बाद। और जो इंसेंटिव सरकार ने हमें देने थे, स्टेट सरकार अभी दे नहीं, सेंट्रल सरकार ने 10 साल तक देने होते हैं और 10 साल तक ऐसे ही निकल गए। अभी उसको हम दावे करने की राजकुमार सैनी जी, एक सवाल यहाँ पे लाजमी हो जाता है। आप जो बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की बात आपने शुरुआत से दौर से की है कि जो एक छोटे परिवार जहाँ पे जो भूमि भी नहीं है और हम जो 6 भाई बहनों ने जो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। आपने अभी जिक्र किया कि ये शिमला तक आना जाना और मैंने अपने जो उस मोमेंट को बचाने का प्रयास किया, एक हमारी बड़ी मोमेंट आगे बढ़ गई उसकी वजह। अब एक सवाल लाजमी हो जाता है राजकुमार सैनी जी, आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टर्न ओवर आज के समय में आपका कितना है? ओलावार हम बात करें तो जब आप शून्य से शुरू करते हैं। देखिए, जब हमारी इंडस्ट्री है, लगभग हमारे पास 40 लाख के सिलेंडरों के ऑर्डर रहे, लेकिन नीतियों की बदअमनी की वजह से जो कारोबार हैं वो सरकार की नीतियों से स्थायी होते हैं। अन्यथा बड़े बड़े, आज अगर हम ये कहें सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 80,000 करोड़ रुपए के लॉस में चल रही है। वहाँ राजकुमार सैनी की क्या बुक्कत है कि हमारी इंडस्ट्री प्रॉफिट में आ जाए और बड़ी बड़ी कंपनियां, जो पुरानी कंपनियां सस्ते ज़माने में लगी, वो प्रॉफिट में, वो लॉस में चलें। लेकिन फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष में ये कह सकते हैं कि जहां सरकार की नीतियां जीएसटी को लेकर के हैं, सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग को लेके हैं, ये नीतियां इतनी दोगली थी कि मान लो वोट लेने के एंगल से सरकार ने उन लोगों को भी सिलेंडर दिए जिन लोगों के पास भरवाने की क्षमता नहीं थी। 1190 रुपये का सिलेंडर, एक सिलेंडर किसी परिवार को दिया, उसके 5 वोट ले लिए, यानी 200 रुपये से भी कम एक रिश्वत थी। और उस रिश्वत के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से लगभग इतने सिलेंडर, मतलब देश में इतना बड़ा एम्पायर उसका सिलेंडरों का मैन्युफैक्चरिंग करवाई गई। अगर हम लेट हो जाते थे तो 200 रुपये की पेनल्टी लग जाती थी। इस वजह से हमें एक यूनिट से, पहले हमारे पास एक यूनिट था, फिर 2 लगाए, फिर 3 लगाए, 4 लगाए, चारों यूनिटों में लगभग 10,000 बच्चे रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन वो सिर्फ आंशिक 2017, 18, 19, बस ये 3 साल के बीच में
उज्ज्वला योजना ने सब कुछ गेम, मतलब पूरे घर घर सिलेंडर पहुंच गया। अब भरवाने के लिए उनके पास आया नहीं, उनको सब्सिडी दी, किसी को नहीं दी, लेकिन उनके पास वो सिलेंडर भरने के लिए आए ही नहीं। अब वो जो बच्चे रोजी रोटी कमाते थे उन यूनिटों में, वो सारे बेरोजगार हो गए, अब कोई ऑर्डर नहीं। अगर वो आहिस्ता आहिस्ता सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग कराती सरकार और आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों को प्लेस करते, तो वो देश में रोजगार कंटिन्यूटी में बना रहता। एकदम इतने बनवाए और सिलेंडर फ्री बांट करके और उन लोगों की वोट तो हासिल कर लिए, लेकिन जो बच्चे वहाँ काम सीख करके रोजगार पर लगे थे वो कहाँ जाएं? नीति मतलब नीति सिर्फ रिश्वत देकर इलेक्शन जीतने की थी। यही जीएसटी का हाल है, यही नोटबंदी का हाल है। चलिए बातचीत करते हैं सर। अब जो सियासत की बात करेंगे, हालांकि यह बात आपको जीवन को लेके हो रही है, किस्सा आपके जीवन का चल रहा है, तो लाज भी हो जाता है कि हम आपके जीवन की बात करें। सरकार की नीतियाँ तो आती रहती है, अपने लाभ के लिए काम करती है। सियासत की अगर हम बात करते हैं, पहली बार विधायक आप कब जीते, जनता की आवाज़ आप कब बने, उसके बाद में फिर आपने जो किस तरह का सफर आपका जो सियासी रहा है, सूक्ष्म शब्दों में जाए बताने का कार्य। मित्रों, मेरा जब मैंने भट्ठा लगाया, ये 1987 की बात है, और मैं उससे बिफोर जो ट्रक यूनियन नारायणगढ़ का प्रधान था, वहाँ भी बड़ी चोरी और गुंडागर्दी थी। उसको हटाया लोगों ने मेरे को आगे करके। फिर मैं भट्ठा शिवसेना का प्रेसिडेंट बना। उस वक्त मैं जब भट्ठा रन कर रहा था, उसी वक्त ये स्लंप था। उस स्लंप की लड़ाई में लड़ रहा था, शिमला दौड़ दौड़ के जाकर के अपना भट्ठा बचाने के एंगल में। लेकिन जब भी जिला परिषद का इलेक्शन डिक्लेयर होता है लगभग 15 साल बाद, और जिला परिषद के जब इलेक्शन हरियाणा में हुए, तो मेरे पास भी हमारे एक दोस्त हैं राजेंद्र ननेड़ा, वो आए और उसने कहा कि भाई जिला परिषद का इलेक्शन आ गया। महज इत्तेफाक का जब मैं ब्लॉक समिति लड़ा था, तब मेरी पंचायत रिजर्व हो गई और मुझे बाहर जा कर के दूसरे पास से लड़ना पड़ा। ये सन 82 की बात है। उस वक्त पंचों सरपंचों की वोट पड़ती थी ब्लॉक समिति में, लेकिन मैं जीता, और जीतने के बाद पंचायत मिनिस्टर ने मेरे को चेयरमैन मैंने अपने साथ 6 आदमी और जिताए थे। ब्लॉक प्रमुख की आप बात करें? ब्लॉक प्रमुख के लिए मेरा युद्ध था। ब्लॉक प्रमुख में जब एक वजूद हासिल किया आपने वहाँ पे। हाँ, 1983 में मैं ब्लॉक समिति सदस्य बना और 6 आदमी मैंने अपने साथ बनाए। लेकिन पंचायत मिनिस्टर के साथ बहस होने की वजह से उसने मुझे बढ़ने नहीं दिया, और सटे रही वो, ना वो बना पाया अपना, ना मुझे बढ़ने दिया। फिर जब जिला परिषद की बात आई 1994 में, तो 1983 में मैं सरपंच था, 82 में सरपंच बना, 83 में ब्लॉक समिति, और मैं 87 में उसमें 86 में मैं ट्रक यूनियन प्रेसिडेंट नारायणगढ़ बना, और उसके बाद सन 87 और 88 में मैं भट्ठा शिवसेना अम्बाड़ा का प्रधान बना। उसके पश्चात जब मैं पूर्णतः अपने कारोबार में मतलब इन्वॉल्व हो गया, लेकिन मैं 2-3 साल अपने भट्ठे को बचाने में लगा रहा। और उसके बाद जब 1994 में पहली बार जिला परिषद के इलेक्शन हुए, तो मेरी पंचायत, मेरा ब्लॉक जो है ना वो रिजर्व हो गया, तो मजबूरी में मुझे जगह दूसरे एरिया में लड़ना पड़ा। ऐसे ही जब मैं एमएलए लड़ा तो सढौरा रिजर्व था, तो मुझे नारायणगढ़ जाके लड़ना पड़ा। और जब मैं एमपी बना तो मुझे आगे कुरुक्षेत्र लड़ना पड़ा, क्योंकि अम्बाड़ा रिजर्व था। और अभी भी मैं जब दोबारा से इलेक्शन लड़ा, मैं जाके सारे कार्यकर्ता कहने लगे कि जी वहाँ लड़ो आप, तो जहाँ गुंडागर्दी हो रही है, हमारे पास कोई लड़ने वाला नहीं है मुकाबले में। जबकि मैं तैयारी कर रहा था लाडवा से, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र से एमपी बना था उससे बिफोर। तो जब यहाँ आया मैं, तो यहाँ अम्बाड़ा से आएगा कुरुक्षेत्र एमपी बना, तो मैं तैयारी यहाँ कर रहा था। तो सारे कार्यकर्ताओं ने उस गुंडागर्दी से डर करके जो है ना मुझे गोहाना से चुनाव लड़ाया। वो महज इत्तेफाक का गाँव में बूथ कैप्चरिंग हुई, मैं 1500 वोट से हार गया। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने कभी इस तरह का खेल मैंने किया नहीं। जब मैं सरपंच बना था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि दोबारा जी आपने बनना। मैं कहा ना भाई, सेवा का सैंपल एक बार दिया जाता है। हमने सेवा का सैंपल एक बार दिया, बता दिया कि ऐसे अपने लोगों के साथ, जिन लोगों ने वोट दी उनके साथ
ऐसा बिहेव और ऐसा बर्ताव उनको मिलना चाहिए जिससे कि लगे कि ये व्यक्ति हमारे दुख दर्द का साझीदार है। जो किस्सा आपके साथ में जुड़ा हुआ है, जिस दल में रहे हैं आप, जो है विरोध करके रहे हैं, लास्ट में आपको जो है विरोध करना पड़ा है, वजह आखिर क्या मानते हैं? जीवन में आपका जो है विरोध ही आया आपके हिस्से में? जो है आपको इतना मानना पड़ेगा, राजनीति हमेशा धोखे की शिकार रही है। और राजनीति का दूसरा रूप अगर कहेंगे तो दूसरे को गुलाम बना के सत्ता हासिल की जाती है, चाहे वो राजाओं के टाइम से लगाओ। शक्तिशाली लोग दूसरे को गुलाम बना करके सत्ता हासिल करते हैं। और शायद हम भी उन शासकों के अधीनस्थ टिकट लेकर के जब हमें लगा कि इतना भेदभाव और बोलने तक की इजाज़त नहीं, तो वहाँ लड़ना पड़ा। और लड़ना पड़ा तो सत्ता गंवानी पड़ी। बंसीलाल के साथ भी सत्ता गंवानी पड़ी, चौटाला के पास भी सत्ता गंवानी पड़ी, कांग्रेस में भी शिकार हुए भजनलाल के आक्रोश के, और बीजेपी में भी गुंडागर्दी के शिकार हुए। लेकिन शिकार करने को आए, शिकार होके चले। ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारा शिकार हर बार हुआ, लेकिन हमने उन सांचों को बदलने का प्रयास किया जो हजारों साल से, या यूं कहूँ 77 साल से आज़ादी के बाद भी जिस समाज का इस्तेमाल हो रहा है, उस समाज को अगर ये समाज जागरूक होता। कई बार एक समाज के जागरूक लोग बोल भी देते हैं कि ऐसा लीडर हमारे पास हो तो हमें इसे हाथों हाथ उठा के आगे बढ़ा दें। लेकिन मैं समाज की कमजोरी मानते हैं कहीं ना कहीं समाज साथ में। हाँ, जो समाज है वो अभी बड़ी पार्टियों की टिकटों की पूंछ पकड़े हुए हैं। उनको ये मालूम नहीं कि यही लोग तुम्हें सत्ता नशीन होने के बाद इस्तेमाल करते रहे हैं और आप लोगों का हिस्सा। आप बताइए, यहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा, हमारे देश में 600 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 600 जज हैं। बैकवर्ड के 1 अप्रैल 2018 तक 0। देश में 50 यूनिवर्सिटियाँ हैं। वाइस चांसलर तो बात छोड़ो, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। आपके मोबाइल पे आरटीआई पड़ी है, ये खेल गजब है, खोल के देख लेना। एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर 0। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो कच्चे हैं, 2.5 लाख के बदले उनकी 25,000 सैलरी। हाँ, चलिए इस अब जो है विषय दूसरा हो जा रहा है। तो जो है ऐसे में जो है जीवन का जो सपना है जिसको अभी तक आपने हासिल नहीं किया है, जो महत्वाकांक्षा राजकुमार सैनी के दिल में अभी भी छिपी हुई है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बनाने के बाद में जो है नहीं पूरा कर पाए हैं, चूक भी रहे हैं कहीं ना कहीं, आखिर वो महत्वाकांक्षा आपके अंदर है क्या? वैसे तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जितने सपने थे मैंने सभी सपनों को छू करके देख लिया है। एमपी बनना होता है, एमएलए बनना होता है, मंत्री बनना होता है, गांव का सरपंच बनना होता है, सब कुछ। एक सपना जरूर है कि कहीं किसी प्रदेश की एक साल के लिए भी मुझे कमांड मिल जाए। मैं इस देश के राजनीतिज्ञों की धारा को बदल के दिखा सकता हूं कि ये सिस्टम 77 साल पहले यहाँ से शुरू होना चाहिए था। जैसे आप लोग कमजोर तबके के जब हिस्सेदारी की बात को आप भेदभाव के जरिए मिटा देते हैं, तो ये लोग 77 साल की आज़ादी के बाद आज भी किसान जो इस देश में काम कर रहा है वो भूखा क्यों है, मजदूर भूखा क्यों है, जबकि वो कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनका चूल्हा नहीं चल रहा। और जो निखट्टू और नकारा लोग हैं वो लोग मजे लूट रहे हैं, जो कभी खेत खलिहान या किसी काम धंधे से भी सरोकार नहीं रखते, सिर्फ खाली पॉलिटिक्स की चमचागिरी से सरोकार रखते हैं। अंतिम दौर के और हम आ रहे हैं इस सफलतम जीवन आप खुद मान रहे हैं, जो मैंने अपना सपना तय किया था उसको जो है क्लियर भी किया है, उसको मैंने एक्सेप्ट किया, उसको मैंने जिया भी है। सफलतम जीवन का जो है प्रेरणा किसको मानते हैं और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मुझे देखिए, उससे पहले तो मैं भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास से, जो परंपराएं और कन्वेंशन थी परिवार की, उन लोगों से ग्रस्त था। लेकिन जैसे ही मैंने गौतम बुद्ध को पढ़ा और गौतम बुद्ध की प्रेरणा से, गौतम बुद्ध के बाद अगर कोई पेरियार, रामास्वामी गाडगे और बहुत सारे लोग आए, मैं
फूले साहब को अपना प्रेरणा स्रोत इसलिए मानता हूँ कि जिनकी टाटा से भी बड़ी कंपनी थी, पुणे कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसने यरोड़ा जेल और आपका ये बम्बे जाते वक्त बड़ा पुल और ये प्रिंस महल गायकवाड़ का ये सारे बनाए थे। तो कंपनी को ठेका फूले की को मिला था, ना कि टाटा को, क्योंकि उसकी वर्थ ज़्यादा थी। उस व्यक्ति ने शिक्षा जो हमारे लोगों के ऊपर ड्राबा था कि भाई तुम्हारे बैकवर्डों के शूद्रों के पढ़ने से आंधियाँ आएंगी, तूफान आएंगे, काल पड़ेंगे, प्रलय हो जाएगी और सब अनिष्ट हो जाएगा, लेकिन उसने इस समाज को पढ़ा करके कुर्सी पर बैठने के लिए आज संविधान में हमें जो जगह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, उस विचारधारा पर दिया। मैं इन दो महापुरुषों की जीवनी पढ़ करके अंधविश्वास के उस दौर से आगे निकल गया कि जिसमें अगर मुझे कोई ये कहे कि 2 और 2 4 होते हैं, 5 होते हैं, कोई कितना भी कहे, लेकिन मैं तो कहूँगा 4 ही होते हैं भाई, 2 और 2 4 ही होते हैं। अब मैं अंधविश्वास की लपेट में नहीं आ सकता। और अगर मैं लोगों के बीच में ये भी रखता हूँ कि मैं कभी भी मंदिर में, हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं, हमारे गांव में तो एक खेड़ा था, वो भी मिट्टी का था, अभी मतलब जो है ना लोगों ने उसको रिपेयर किया है, लेकिन मैं कभी मंदिर में नहीं गया, कभी मंदिर में मतलब आस्था नहीं रखी। और गांव की बेजमीन घर में पैदा होकर के और बाल मजदूरी करने वाला व्यक्ति एक बड़ी इंडस्ट्री तक, जिसके आज मतलब जो है ना 4 यूनिट सरिया बनाने एंगल चैनल के हैं, हमारा एलपीजी का काम है, हमारा वाल बनाने का, टूटियाँ बनाने का काम है, हमारा एक बड़ा अच्छा पोल्ट्री फार्म है 2-2.5 लाख बर्ड का। और हमारे पास अभी हम पेट्रोल बना के, क्योंकि अपने देश में बाहरले देशों में जो पैसा जा रहा है वो पेट्रोल और डीजल के बदले में जा रहा है कि एथेनॉल बना करके यहीं पर एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जाए और लोगों की और सेवा की जाए, कुछ बच्चों को रोजगार मिले। उस एंगल से हम दिन और रात अपने घर में 9 हम भाई और भतीजे हैं, 24 सभी जो यूनाइटेड परिवार है। तो आज भी हम यही बात कहते हैं कि जब इस सफ़र में कहीं किसी देवी देवता का कोई रोल नहीं है, बस इतना कह सकता हूँ, इसमें कर्म और सोच का रोल है। आप कर्म करें, आपके काया के कष्ट कट जाएंगे। आप भरोसे भाग्य के बैठेंगे तो भाग्य भ्रम है। और भाग्य जो है ना, अगर मानते भी हो कि कर्म अगर 90 पैसे है तो 10 पैसे आप भाग्य मान लो, लेकिन कर्म के बिना भाग्य आपका काम नहीं करेगा। हाँ, इतना जरूर कर देगा कि भाई अगर किसी ने कर्म किया और उसका फल कहीं जा कर के किसी भाई, आप खुद को नहीं मिला, किसी भाई को मिल गया, भतीजे को मिल गया, परिवार के अन्य सदस्य को मिल गया, लेकिन मिलता जरूर है। बस भाग्य भरोसे कम और कर्म भरोसे ज़्यादा रहे। चलिए, बातचीत करने के लिए जो आपका बहुत बहुत आभार। आपने जो चर्चा या किस्सा जेडी न्यूज़ के साथ मुझे चर्चा में भागीदारी की है और अपने जीवन का जो आपका जो है एक सपना आपने पूरा किया है इंडस्ट्री के रूप में भी, और आपने जो है एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में भी पूरा किया है, उसको शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों को शेयर करने के लिए, एक अच्छा पॉजिटिव संदेश देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को प्रणाम। जियो हजारों साल, लेकिन कर्म के भरोसे।